सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम घूम फिर कर वापस उस मुद्दे पर आ जा रहे हैं जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 राज्यों में इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है, तो कुल जमा हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। तो आज हम वापस इन विधानसभा चुनाव पर आ जाते हैं। हमारा आज का विषय है चुनाव हिंदुस्तान का, जिक्र पाकिस्तान का। क्या कमाल का देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव नहीं हो रहे, हिंदुस्तान के अंतर्गत 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। वो विधानसभाओं के माध्यम से राज्य की जनता एक नई सरकार को चुनेगी जो राज्य के विकास कार्यों के संदर्भ में अगले 5 साल काम करेगी। राज्य के लोग अपना भविष्य 5 साल के लिए नेताओं को देने की कोशिश में है। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम राजनेता हैं या राजनीतिक दल हैं वो मुद्दों के तौर पर राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बात करेंगे। वो बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे, कैसे पुल पुलिया सड़क आदि बनाएंगे, किस प्रकार के रोजगार धंधे वहां पर ला कर देंगे, किस प्रकार से औद्योगिक रूप से नीतियां बनाएंगे। पर इन सबसे परे कमाल का हिंदुस्तान है जहां पर तमाम जिम्मेदार राजनीतिक दल और तमाम बड़े राजनेता इन विषयों पर बात करने के स्थान पर पाकिस्तान पर बात करना पसंद कर रहे हैं, जिन्ना पर बात करना पसंद कर रहे हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य प्रतिद्वंदी दल के तौर पर सभी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के तौर तरीकों पर बात करने के साथ साथ उनके पाकिस्तान प्रेम को लेकर बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर इस देश में जिन्ना का सबसे बड़ा प्रेमी कोई है, अगर पाकिस्तान परस्त कोई है, पाकिस्तान के प्रति सबसे ज्यादा सद्भाव रखने वाला कोई शख्स है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है। कमोबेश उसी प्रकार की राजनीति पंजाब में देखने को मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के कभी बहुत बड़े नेता रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, अब इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने खोए हुए राजनीतिक वजूद को हासिल करने की कोशिश में है। वो खुलासा कर रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो नवजोत सिद्धू को मंत्रिमंडल में लेने के लिए सिफारिशें पाकिस्तान से की गई थी। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उन्हें सिफारिश कर रहे थे और उन्होंने ये जानकारी सोनिया गांधी को दी थी। समझने की कोशिश करेंगे हम आज इस कार्यक्रम में कि पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर ये राजनीतिक दल या राजनेता किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, क्यों पाकिस्तान हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण हो रहा है विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। 4 खास राजनीतिक मेहमान से जुड़े हुए लोग हमारे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राजनीति के तौर तरीके को ही समर्पित है। बड़ा कमाल का विचार सूत्र है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि युद्ध में आप केवल एक बार मारे जा सकते हैं, लेकिन राजनीति में कई बार। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे कुशल राजनेता विंस्टन चर्चिल ने यह बात कही थी, कमाल की बात कही थी। युद्ध का मैदान होता है, गोली लगती है, तलवार लगती है, आदमी खत्म हो जाता है। पर राजनीति में आपको बार बार मारा जा सकता है, आपको हर बार सुरक्षित रहना होता है। मुंह से एक लफ्ज निकालने से पहले भी आपको विचार करना चाहिए कि इस लफ्ज के मायने किस रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। पर क्या अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह, संबित पात्रा इस पर विचार करते हैं? विचार कीजिए आप। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नितेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उस समाजवादी पार्टी के जिसने इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की नींद हराम कर रखी है। और इन सबके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए प्रेम कुमार जी चर्चित पत्रकार हैं और इस समय तो खिलाड़ी के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस प्रकार की वेशभूषा में आज प्रेम कुमार जी कुछ बदले बदले से हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह जी से ही करता हूं। पाकिस्तान के प्रति जितना प्रेम, जितना अनुराग भाजपा का है और किसी का देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन उनसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले वो दोनों बयान देखने जरूरी हैं जो संबित पात्रा और अमरिंदर सिंह जी ने साझा किए हुए हैं देश के साथ। एक बार सुने और फिर उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए एसएन सिंह से आपके पास चलते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। क्यों? मैं और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन।
और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तो सिंह साहब, समझना चाहता हूं आपसे, क्या कर दिया ऐसा अखिलेश यादव जी ने जिसके चलते आप इतने नाराज हो रहे हैं? जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसकी केवल एक राज्य में ही बखत है, वजूद है, आकार है, प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। उस भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, वो खुद पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ते हैं। उसका अतीत भूल जाती है भाजपा। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वकालिक तौर पर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता। पाकिस्तान के संदर्भ में बस लेकर तो वह भी गए थे। तो इन उदाहरणों को अतीत में रखी हुई भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन, इतनी व्याकुल, इतनी नाराज, इतनी क्रोधित क्यों है? देखिए डॉक्टर साहब, जब जिसके दरवाजे पे बैंड बाजा बजता है जी, शोर और आवाज वहीं से आती है। आज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये बयान दिया गया है तो जाहिर तौर पे आलोचना समाजवादी पार्टी को झेलना होगा। आप देखे होंगे डॉक्टर साहब, जिस दिन पटेल जी की जयंती है उस दिन आप जिन्ना का नाम ले रहे हैं, और जिस दिन उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है डॉक्टर साहब, उस दिन आप जो है पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? जी। सरहद पे जो हमारे सैनिक हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते हैं। वो धूप छांव गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके किसी तरह से वहां रहते हैं, तब जाके हम देश में सुरक्षित है। आज उनके मनोबल पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, उन माँ बाप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा जिन पाकिस्तान की गोलीबारी से जो जान गंवाते होंगे। आज बॉर्डर पे जो सरहद के किनारे जो गांव हैं, तो निर्दोष लोगों के ऊपर जब पाकिस्तान गोलीबारी करता है और जब वो मरते हैं तो उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर दुखित है। और आप देखिए, एक बार की बात नहीं है, जो बात दुश्मन देश कहे, भारत में रहने वाले अगर राजनीतिक पार्टी उस तरह का बयान देंगे तो जाहिर तौर पे उससे लोग दुखित होंगे और एक गलत मैसेज जाएगा। पुलवामा की घटना को लेकर देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि ये पुलवामा की घटना हुई नहीं है और पाकिस्तान ने उसी बात को लेकर यूएन में उठाया और कहा कि देखिए वहीं की विपक्षी पार्टी ऐसी बात कह रही है। 26/11 की घटना होती है डॉक्टर साहब मुंबई में और कसाब पकड़ा जाता है, उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये आरएसएस का हाथ है। आप देखे होंगे लास्ट में जांच में किसका हाथ आता है। मैं ये कहता हूं, राजनीतिक व्यक्तियों को राजनीति करना चाहिए, लेकिन ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे देश का नुकसान हो, देश के लोगों का नुकसान हो। और आज बार बार अखिलेश यादव जी जो इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो ये कह रहे हैं, ये गलत है। और सेम ऐसे ही कांग्रेस भी कहती है। आप देखिए, आतंकवादी को जी शब्द लगाएंगे और हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब। और जो भी इस तरह की बातें करता है, कहता है, वो निंदनीय है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो पड़ोसी है, लेकिन अगर वो दुश्मनी का भाव रखता है, हमारे साथ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। कलेजा फटफट जा रहा है भाजपा का एसएन सिंह की बातों से। देखिए, बताइए, अखिलेश यादव के ये बोलने से सीमा पर हमारे जवान हैं, उनके मनोबल पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अखिलेश यादव ने एक जिक्र भर कर दिया पाकिस्तान का, सैनिकों का मनोबल बिल्कुल जमीन पे आ लगा या कहीं गर्त में गड़ गया। पर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माताजी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय पे मनोबल हिमालय से कितना ऊंचा हो जाता है, ये सवाल विपक्ष करता है। सिंह साहब के पास इसका जवाब होगा, जानने में दिलचस्पी एक बात। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दुश्मन देश,
क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री का एक बयान आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन देश घोषित किया हो? क्या इस देश की स्पष्ट बहुमत की मजबूत सरकार ने पाकिस्तान का नाम दुश्मन देशों की सूची में डाला है? अगर डाला है तो एहसन सिंह साहब इस जानकारी को हमसे साझा करने की स्थिति में है? क्या पाकिस्तान के साथ हमने राजनीतिक रिश्ते समाप्त कर दिए हैं? क्या यह बात कहने की स्थिति में एहसन सिंह साहब हैं? इन तीनों मुद्दों पर आपकी स्पष्ट प्रतिक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार ये कहती रही है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हमारा दुश्मन है। वो जब हम किसी चीज को बताते हैं और ये कहते हैं, विदेशों में अगर कोई बैठक होती है उसमें भी अगर हम इन चीजों को कहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं फला के तरफ से हो रही है तो जाहिर तौर पे हम उसका विरोध करते हैं। कोई जरूरी नहीं होता है डॉक्टर साहब कि हम दुश्मन शब्द ही कहें। लेकिन अच्छा, आप नहीं कहें ये जरूरी नहीं होता? क्या डर है आपको? किस बात का भय है जिसके कारण आपको ये कहने में संकोच है कि वो दुश्मन देश है? थोड़ा रोशनी देंगे सिंह साहब? अभी आप स्वयं बता रहे हैं कि बताइए कैसा मनोबल हो गया जवानों का हमारे, कैसे सीमा पर बैठे हुए लोगों के अंदर भावना आई होगी अखिलेश यादव के ऐसा कहने से, और आप इतनी सहजता से कह दे रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं है कहने की दुश्मन देश। क्यों? सुन लीजिए डॉक्टर साहब, कोई भय नहीं करता है। सीना ठोक के हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जो कुछ भी उधर से कार्रवाई होती है हम उसका समर्थन नहीं, फौरन कार्रवाई करते हैं। आज आदरणीय सीडीएस बिपिन रावत साहब नहीं है, उन्होंने भी कहा था पाकिस्तान के बारे में, आप सुने देखे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार है और हर प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी उस बात को उठाती है, कभी ऐसा नहीं कहती है। लेकिन आप देखे होंगे कांग्रेस के लोग जिस तरह से कहते हैं कि पुलवामा हमले पर कांग्रेस ने कहा कि वो पाकिस्तान का हाथी नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि आतंकी मरे या सिर्फ पेड़ गिरे, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, इसकी निंदा करती है। संजय निरुपम साहब कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक है। सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं कि आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रोई थी। ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं डॉक्टर साहब, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुखर होकर पाकिस्तान का विरोध करती है। मुखर होकर पाकिस्तान का विरोध करती है, लेकिन तीनों मुद्दों पर जवाब नहीं दे रहे हैं सिंह साहब। वो नहीं बता रहे कि अटल जी बस लेकर गए थे, क्यों गए थे। वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि जिन्ना का स्तुति गान तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने किया था, उसे पाकिस्तान के प्रति प्रेम के तौर पर देखें नहीं देखें। सिंह साहब इसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं नवाज शरीफ जी की माताजी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं तो उसके संदर्भ में ऐतराज के स्वर उठें कि नहीं उठें। लेकिन उन्हें ऐतराज है इस चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के द्वारा जिन्ना या पाकिस्तान के संदर्भ में सराहना के शब्द बोले जाने को लेकर। तो इस ऐतराज का सम्मान होना चाहिए और नितिन यादव से इसका जवाब लेना चाहिए। नितिन यादव जी से जानने में दिलचस्पी है, क्या हो गया आपको और क्या हो गया आपके नेताजी को? क्या पाकिस्तान के जिक्र से, जिन्ना जी के जिक्र से, उनकी स्तुति से, उनके संदर्भ में यशगान करने के बगैर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के हालात नहीं है नितेंद्र जी, जिसके चलते अखिलेश जी अपने आप को निशाने पर ला रहे हैं? क्यों? ऐसा है द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपनी बात को शुरू करने में वो पाकिस्तान, भारत, सैनिक, कब्रिस्तान इससे शुरुआत करता है। लेकिन यदि कहीं भी इनके अपने सीडीएस का बयान है कि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चीन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और लगातार ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के हमारे नेता आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी तक ये कहते रहे कि पाकिस्तान की कोई हैसियत भारत के सामने नहीं है। पाकिस्तान को आप जब चाहो तब उसको खदेड़ सकते हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कभी तय नहीं कर पाए कि हमारी बराबरी किससे, हमारे बराबर का पहलवान कौन है, किससे लड़ना चाहिए। ये हमेशा बहुत छोटे कमजोर आदमी के सामने ताल ठोकने लगते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ चुनाव के समय मुद्दा बनाया जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये समाजवादियों की हमेशा से एक सोच रही है कि चीन हमारा बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा छोटा दुश्मन है। और जैसा अभी भी आपने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी
आ रहे होते हो, रास्ते में अचानक अपना प्लेन उतार देते हैं और पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीफ को वहां पर जाकर के आप बधाई देने लगते हैं, आप जाकर के उनकी माता जी को गिफ्ट देने लगते हैं। देश के वरिष्ठ नेता रहे, आदरणीय पूर्व मंत्री रहे, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, अडवाणी जी गए तो वो जिन्ना की मजार में जाकर के चादर चढ़ाते हैं, उनको सेकुलर बताते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में कतई दर्द नहीं होता है। लेकिन बात चलते हुए निकल जाए तो धोखे से पाकिस्तान का मुंह नाम आ जाए बस समाजवादियों के मुंह से, फिर तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वल्ले वल्ले हो जाती है। ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल मुंह मांगी मुराद मिल गई। ये कतई किसी भी तरीके से मुद्दा बनाने का, आज विकास की बात आप कर नहीं रहे, आपने 5 वर्षों में क्या काम किया इस पर चर्चा करिए। आपने 15 लाख क्यों नहीं दिए, इस पर आप डिबेट कराइए। आपने लैपटॉप क्यों नहीं दिए, इस पर डिबेट कराइए। आपने समाजवादी पेंशन क्यों बंद की थी, इस पर डिबेट करिए। आप आइए कि 10-90 हमारा जो था महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसके लिए क्या किया। आपने डायल 100 की बिल्डिंग इतनी शानदार बनी, पुलिस को अपडेट किया गया जिससे अपराधियों की धरपकड़ तुरंत होती थी। आपने सिर्फ उसका नाम बदल लिया और उसको बर्बाद करने का काम किया। आप कभी डिबेट करिए कि कितने अच्छे हाईवे बनाए गए, कितनी अच्छी सड़कों का निर्माण किया गया, आईटी सेक्टर का लखनऊ के अंदर डेवलपमेंट किया गया, लोगों को रोजगार जिससे मिलता। आपने कभी इस विषय पर बात नहीं की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है कि समाजवादी नेता के मुंह से धोखे से भी किसी बयान के चलते, किसी संदर्भ को बताने में भी पाकिस्तान और जिन्ना कहीं से आ जाए, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल भांगड़ा ढोल लेकर के नाचने लगते हैं। वाह वाह, इनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। तो नितिन जी बीच में रोकना चाहूंगा, जब आपको भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का पता है, उनकी अभिलाषा का पता है, उनकी इच्छा का पता है, तो फिर भी आप ट्रैप कैसे हो जाते हैं? आपका काम भी पाकिस्तान और जिन्ना के बगैर चलता क्यों नहीं? क्या आपकी रणनीति में है पाकिस्तान और जिन्ना का उल्लेख कि भाजपा इसका विरोध करे और इसके चलते उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमान जिन्हें अपने अपने पाले में लाने के लिए तमाम विपक्षी दल गोलबंदी कर रहे हैं, उसमें लोगों का भरोसा आपके प्रति आ जाए और कम से कम एक मुश्त मुस्लिम वोट तो सपा के पास आ जाए? क्या इस रणनीति का हिस्सा है? मानसू जी, हम सदैव समाजवादियों ने कहा समाजवादी किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। समाजवाद का मतलब ये कि सबका वास्तविक सबका साथ, सबका विकास। और आपने हमारे टिकट वितरण में भी देखा होगा, और लगातार समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो ये हिंदू की बात करते हैं, उसमें माननीय माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो विवेक मिश्रा किसी पद पर होते हैं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर हम इतना बड़ा पार्क बनाते हैं। कहाँ ये तुष्टिकरण की बात आ गई? ये तो सेंटर्स होता है। कभी आप कुछ सवाल मुझसे पूछें और आप कहेंगे कि चीन और पाकिस्तान में कौन बड़ा दुश्मन है, तो स्वाभाविक है हम कहेंगे चीन बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान छोटा हो गया। तो बोलने में पाकिस्तान से आया ना, अब इसमें ये तो बहुत अच्छे से मिल गया। अरे वाह वाह, पाकिस्तान क्यों बोला, पाकिस्तान क्यों बोला? तो क्या पाकिस्तान ना ये सब डिक्शनरी से खत्म कर दिए जाए? हिंदुस्तान के अंदर तय कर दिया जाए कि अभी हिंदुस्तान की डिक्शनरी में पाकिस्तान और जिन्ना नहीं रहेगा। कुल मिलाकर डिक्शनरी से पाकिस्तान और जिन्ना का नाम ही हटा दी जाए हिंदुस्तान से, नितिन यादव जी कह रहे हैं। भाजपा की मंशा तो ऐसी है। तो इस मंशा के संदर्भ में मैं डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में पाकिस्तान काफी आसमान पर है इस समय। माननीय अमरिंदर सिंह बता रहे हैं नवजोत सिद्धू के लिए पाकिस्तान से सिफारिश थी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अपने आप को मंत्री बनवाने के लिए पाकिस्तान से सिफारिशी मैसेज करा रहे थे। क्या कहते हैं डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी आप? हिमांशु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति कहीं न कहीं विभाजन की मानसिकता पर टिकी होती है। जो फांसीवादी ताकतों का तरीका होता है कि पहले संप्रदाय में बांटो, फिर जातियों में बांटो। अमरिंदर सिंह जी ने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, तब से उन्हें ये याद आया कि पाकिस्तान से उनके पास फोन आया था। जब तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे, तब तक उनको एहसास नहीं हुआ था कि ये फोन पाकिस्तान से आया है जी। आज याद आया कि वो फोन पाकिस्तान से आया था। दरअसल मुद्दा ही यही है कि जब आपके पास शिक्षा मुद्दा न हो, महंगाई पे बोलने के लिए आपके पास कोई जवाब ना हो, आपसे यह पूछा जाएगा कि आपने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए क्या काम किया। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपने शिक्षा के लिए अपना क्या विजन रखा।
नई शिक्षा नीति आप लेकर आए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस पर अभी तक कितना काम हुआ, कब वो लागू हुई, आज की स्थिति में हमारे IIT IIM का क्या ग्राफ चल रहा है। आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में टॉप पर दे देते हैं जिसका अभी तक जमीन पर कोई कैंपस नहीं बनके तैयार हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनके कोई भी जवाब नहीं होंगे। इनसे पूछा जाए कि अच्छे दिन का क्या उत्तर है आपका, 15 लाख का क्या उत्तर है आपका, तो आप कह देंगे जुमला है। आपसे पूछा जाए कि काले धन को लेकर आपने बहुत ढिंढोरा पीटा था 2014 में, उसके बाद आपने एक तुगलकी फरमान लागू किया और नोटबंदी कर दी, आप अनियंत्रित GST ले आए, आज वो काला धन आपने खत्म कर दिया, तो वो 2000 का नोट हिमांशु जी आज अर्थव्यवस्था में प्रचलन में किसी को दिखाई दे रहा हो तो कोई आपके इस इतने बड़े चैनल पर बैठ के बता दे। वो 2000 रुपए का नोट पूरी तरह से होल्ड हो गया है। आपने 500 और 1000 के नोट बदले 2000 का शुरू किया जिससे काले धन का लेन देन आसान हो सके। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना बहुत कठिन हो जाएगा एसएन सिंह साहब के लिए। इसलिए बड़ा आसान है कि चुनाव को घुमा के कहां ले जाओ, पाकिस्तान पर, जिन्ना पर। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर जो उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें, हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में एक शानदार जुगलबंदी दिखाई दे रही है कि हम गेंद तुम्हारे पाले में मारेंगे, तुम हमारे पाले में मारोगे, और शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पर कोई बात नहीं होगी। अगर जो आदरणीय गृह मंत्री जी जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले से वोटिंग शुरू होने जा रही है, वहां किसान की बात नहीं करेंगे, वहां कैराना की बात करेंगे। कैराना करने से पहले आप किसान कर लीजिए। 1 साल से ऊपर किसान आपके दरवाजे पर बैठा रहा, आपको बात करने की फुर्सत नहीं थी। आज पंजाब के और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब आपको दिखाई दे रहा है कि किसान के मुद्दे पर आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं, 2022 में आप आमदनी दुगनी करने जा रहे थे जबकि किसान के दर्द आपने 100 गुने कर दिए। ऐसी स्थितियों में सबसे आसान है कि ध्रुवीकरण किया जाए, पाकिस्तान को मुद्दा लाया जाए। इसलिए संबित पात्रा साहब हो, अमरिंदर सिंह साहब कांग्रेस में थे तब तक उनको पाकिस्तान नहीं याद आता था, तब तक मुद्दा नहीं था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते ही उन्हें पाकिस्तान बड़ी अच्छे से याद आ रहा है। पाकिस्तान उन्हें बड़े अच्छे से याद आ रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर बता रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के काफी नजदीकी संबंध हैं, वो उनसे गले मिलते हैं, इसलिए सुरक्षा को खतरा है। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में आपकी कोई टिप्पणी है? कोई व्यक्ति किसी को सिफारिश कब करता है? जब उसके साथ संबंध होते हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर के भी पाकिस्तान प्रधानमंत्री के साथ कोई बहुत निकट के संबंध है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर स्वयं बता रहे हैं, आपने टीवी पे भी सुना कि उन्हें पाकिस्तान से बाकायदा फोन आया था, उन्हें सिफारिश की गई थी। सिफारिश किससे की जाती है? जिससे संबंध होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंधों का कुछ जानकारी आपको लगी कि नहीं लगी? उनके कैसे संबंध है पाकिस्तानियों से? मुझे तो यही जानकारी लग रही है और आश्चर्य भी हो रहा है कि जब से वो अमित शाह जी से मिले हैं तब से उन्हें पाकिस्तान एंगल समझ में आ रहा है, तब से उन्हें सिफारिश की याद आ रही है, तब से उन्हें वो फोन याद आ रहे हैं। जब तक वो कांग्रेस के नेता के रूप में, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाले हुए थे, तब तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज उनके जो आका हैं उनके जरूर पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं। मोदी जी के अच्छे संबंध रहे, अडवाणी जी के अच्छे संबंध रहे, और निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा साहब के अच्छे संबंध रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत अगर जो कोई लेके आया था तो वो जिन्ना लेकर आए थे, और साथ ही साथ उस समय की हिंदू महासभा लेकर आई थी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इनके डीएनए में है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान चर्चा के केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी से कोशिश है कि पाकिस्तान भी चुनाव के दौरान एक मुद्दा रहे। क्या ये कोशिश सफल हो रही है? क्या ये मुद्दा बन रहा है? और अगर ये मुद्दा बन रहा है तो क्या भाजपा इससे लाभान्वित होने जा रही है? हिमांशु जी, मैं अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर से आपके साथ लाइव हूं जी, और आपने मेरे ड्रेस पर भी जो छुट्टी ली, वो दिन भर की थकान के बाद यूं ही एक होटल में बैठा हुआ हूं आपके साथ जी। जो आपका प्रश्न है पाकिस्तान वाला, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए वैदेशिक नीति से ज्यादा घरेलू नीति हो जाता है जी। इस बात को गौर किया जाए जी। कि हम जब चीन के बारे में बोलते हैं कि चीन हमारा प्रमुख शत्रु है, तो ये विदेश नीति का हिस्सा होता है जी। लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं
तो वो कई मामलों में घरेलू नीति जैसा हो जाता है, क्योंकि ये लंबा व्यवहार। एक तो कारण ये है कि पाकिस्तान हमारा ही एक टुकड़ा है, हमसे ही टूटकर बना है, लगे हैं। और उसके बाद जो हर चुनाव में आपने सही कहा कि पाकिस्तान आता है, क्योंकि उसमें धार्मिक एंगल भी होता है जी। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है वो रणनीतिक बयान है, ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से अनायास निकल गया है जी। इधर मायावती जी अपने उम्मीदवारों में मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा देती है और इधर अखिलेश यादव जी के मुंह से ये निकल आता है पाकिस्तान। तो ये रणनीतिक बयान। लेकिन बीजेपी को तो मानो मन मुराद मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है, उनको तो यही मुद्दा ही चाहिए होता है, क्योंकि इस नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत टिकी होती है। अब बताइए ना, चीन को हिंदुस्तान का पहला शत्रु मानने की बात भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है। कम्युनिस्ट को चीन का समर्पित बताना और चीन को भारत का शत्रु बताना, ये तो संघ की शुरू से नीति रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की पहली राजनीतिक पार्टी थी जनसंघ, उसकी भी नीति रही है। आप देखिए जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए में थे, उनका पूरा स्पष्ट बयान रहा था कि इसके अलावा जो भी संघ का मुखपत्र है उसको उठा के देख लीजिए, उसमें बार बार संघ के नेताओं ने ये कहा है कि चीन हमारा पहला दुश्मन है। कम्युनिस्ट को छोड़कर इस देश में किसी भी पार्टी ने चीन को ही पहला दुश्मन बताया है, तो यूनानिमस है लगभग। बीजेपी की भी यही लाइन रही है, लेकिन शायद अब वो आडवाणी वाजपेयी जी वाली पार्टी थी जिनका पहला शत्रु चीन था, और आज ये मोदी शाह की पार्टी है जिनका शत्रु चीन ना होकर के पाकिस्तान है। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए एसएन सिंह जी को कि क्या उन्होंने छोड़ दिया है क्या पुरानी लाइन उनकी कि चीन प्रमुख हमारा पहला शत्रु है। एक बात तो आपने सही सवाल पूछा था एसएन सिंह साहब से कि बताइए दुश्मन कब हमने घोषित किया पाकिस्तान को। हमने दुश्मन तो घोषित ही नहीं किया, हम गलबहियां करते रहे, हम क्रिकेट आज भी खेलते रहते हैं, हम जब चाहे तब बातचीत शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा बातचीत तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई, चाहे परवेज मुशर्रफ आए हो आगरा शिखर वार्ता करने, असफल वार्ता करने, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए हो, या फिर नरेंद्र मोदी जी गए हो लाहौर, जिसका जी आपने जिक्र किया, याद दिलाया। एक और बात एक फूट रही थी चर्चा में, मैं जोड़ूंगा, संप्रभुता का सवाल आता है, देश की एकता का सवाल आता है। जब पठानकोट हमला हुआ था उसके बाद हमने पाकिस्तान के पाकिस्तान की आईएसआई को बुला लिया अपने देश में कि आके जांच करो, और हमने जब पाकिस्तान से कहा कि हम भी आपके यहाँ आना चाहते हैं जांच करने, तो पाकिस्तान ने कहा हम संप्रभु देश हैं। बताइए हमने अपनी संप्रभुता को गिरवी रखा कि नहीं रखा? कोई बीजेपी का नेता इस बात पर जवाब देगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन चुनाव के समय में हम हर बात को हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये इतनी आसानी से कर देते हैं कि सही बात है कि जिन बातों पर चुनाव होना चाहिए उस पर बात नहीं होती है, और हम विदेश नीति के नाम पर ये पाकिस्तान को घरेलू नीति में खींच लाते हैं। ये मैं सार रूप में कहना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, हमारी बातचीत के मर्म में है इसका राजनीतिक लाभ। आप स्वयं मान रहे हैं कि यह अखिलेश यादव का अनायास नहीं निकला, अखिलेश यादव का एक रणनीतिक बयान है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी आपका कहना है कि उनकी तो मन मांगी मुराद घर बैठे पूरी हो गई, उनकी भी रणनीति है, इनकी भी रणनीति के तहत ये मुफीद है। ये कमाल कैसा हो रहा है? दोनों दल परस्पर प्रतिद्वंदी हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, और दोनों ही इसमें अपने हाथ में लड्डू महसूस कर रहे हैं। ये कमाल कैसे हो रहा है? इसको सर इस रूप में देखा जाए जी कि इन दोनों के बीच लड़ाई में ऐसा तो होता नहीं है कि वोटर बोले कि ये दोनों गंदे हैं और चलो किसी तीसरी पार्टी कांग्रेस को वोट दे दें हम, ऐसा नहीं होता जी। होता यह है कि वोटर इसी दोनों को वोट देते हैं, किसी को अपने आप को या उस खेमे में जोड़ करके, और यही वो कारण है जिस वजह से दोनों को इन विषयों पर बोलने में और स्पर्धा करने में आनंद आता है जी। तो ये वो कारण है, ये वो कारण है जिसके कारण इन्हें आनंद आता है। 80 और 20 की लड़ाई ऑलरेडी बता रहे हैं भाजपा के नेता। तो एसएन सिंह जी से जानने में मेरी दिलचस्पी है कि अखिलेश यादव का बयान 80-20 की लड़ाई को कितना और मजबूत कर रहा है। सिंह साहब, क्या वाकई सुनिश्चित हो रहा है कि अब 80 आपके साथ रहेगा?
20 को आपने अखिलेश जी के हवाले कर दिया। देखिए डॉक्टर साहब, आपने सवाल पूछा था समाजवादी पार्टी से पाकिस्तान के बारे में, और कांग्रेस से भी आपने पूछा पाकिस्तान के बारे में, और वो विकास और राष्ट्र और तमाम बंटवारे को लेके गए। तो 10 सेकंड मुझे दीजिए, पूरा आपके चैनल के माध्यम से मैं जवाब भी देना चाहूंगा कि विभाजन की राजनीति कौन करता है और कौन कहता है कि देश के संसाधनों पे एक लोगों का अधिकार है। सीएए का विरोध कौन करता है? पाकिस्तान करता है और कांग्रेस करती है। 370 का विरोध कौन करता है? पाकिस्तान करती है और कांग्रेस करती है। तो जब इस तरह की समानता रहेगी, जब आप हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, और इन्होंने जो बेरोजगारी, महंगाई और चीजों की बात कही डॉक्टर साहब, तो आप देखेंगे ये बात वो आदमी कह सकता है जिसकी किसी प्रदेश में सरकार ना हो। इनकी कई प्रदेशों में सरकार है, और वहां पे जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, पंजाब में आप देखे होंगे डॉक्टर साहब, देश के कई प्रदेशों के लोग वहां रोजगार पाने जाते थे। आज पंजाब में रोजगार बिल्कुल नहीं है, मादक द्रव्यों की तस्करी हो रही है, और स्वयं सिद्धू जी ने आरोप लगाया कि इन कारणों से हो रहा है, अमरिंदर सिंह जी ने लगाया, और तमाम आपके लोग लगा रहे हैं, राजनेता लगा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के बारे में आ जाइए, कह रहे हैं कि चुनाव के समय में विकास की राजनीति छोड़ देते हैं। तो डॉक्टर साहब आप देखे होंगे कि जब भी बयान दिया जाता है, इनके तरफ से दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हम जन विश्वास यात्रा के माध्यम से अपने विकासवादी कार्यों को ही बता रहे थे कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया है, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, हम जो है नोएडा का विकास कर रहे हैं, किस तरह से मेरठ में रैपिड रेल दे रहे हैं, और तमाम ऐसे बुनियादी चीजों को किए। अब आप आ जाइए अपने सवाल पे, तो आप देखिए हमने पाकिस्तान को हमेशा दुश्मन माना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फाउंडेशन डे से राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्र के प्रति जवाबदेह और ईमानदार है। दूसरे जो डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं वो दुनिया के साथ रखने पड़ते हैं, लेकिन जब कोई मुझसे प्रेम की भाषा में बात करता है, हम उससे प्रेम से बात करते हैं। जब हम उनसे आंख मिला के बात करते हैं, हम उससे आंख मिला के बात करते हैं, और जब हमारे ऊपर वो हमला करता है तो हम घुस के उसके आंख निकालने का भी काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चलती है डॉक्टर साहब। हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने को मजबूत कर सकते हैं, और आज इस तरह से मजबूत है कि हमें, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि मैं बीच में रोकता हूं एहसन सिंह साहब, विनम्रता पूर्वक आपको। एक सर्जिकल स्ट्राइक आपने क्या कर लिया? आप बता रहे कि आपने घर में घुस के आंखें निकाल ली, और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी कर रहे हैं ना, उसने इस दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण पाकिस्तान के संदर्भ में करके दिखाया था। देश के 2 टुकड़े कराकर रख दिए। उस पार्टी की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसका राष्ट्र के प्रति समर्पण आपको संदेह के दायरे में दिखता है, और आप 4 हवाई जहाजों के माध्यम से थोड़ा कुछ कर लिए तो उसको बताना चाहते कि आपने कितना बड़ा तीर मारा। और जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानियों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया अपनी सरकार के रहते, जिन्होंने बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में ला दिया, उनके योगदान के संदर्भ में आपका कोई सम्मान नहीं, विरोधाभास नहीं है। आपके संदर्भ में उपलब्धि हो सकती है, लेकिन दूसरों की उपलब्धियों को लेकर आपका नजरिया इतना नकारात्मक क्यों है सिंह साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब नकारात्मक नहीं है, और उस समय वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा, चंडी और तमाम उपाधियां दिया था। हम इस तरह के विपक्ष नहीं बनते हैं जो हर बात पे दुश्मन की भाषा बोले। आप देखे होंगे कांग्रेस की, जो वर्तमान की कांग्रेस है, उसकी जो भाषा है वो वही भाषा होती है जो हमारे दुश्मन देशों की होती है। अगर कोई बात है, हम राजनीतिक पार्टी है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बयान न दें जिसको वो विदेशों में ले जाकर और इस बात को कहें कि देखिए भारत की विपक्षी पार्टी ऐसा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है, ये तो आरएसएस ने ही करवाया है, तो आरएसएस ही आतंकवादी है, हिंदू ही आतंकवादी है। इस तरह की चीजें पहले नहीं होती थी डॉक्टर साहब। इस तरह की शुरुआत कांग्रेस ने किया, और भारतीय जनता पार्टी तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करती है। आप कोई ऐसी चीज बता दें भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्र के हित में काम किया हो, और मैं आपको 10 चीजें ऐसे गिना दूंगा दूसरे पार्टियों का जो राष्ट्र के हित में कार्य किए। आप इस तरह का बयान कहेंगे तो लोग कहेंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का नाम ले आइए तो आप पूछ सकते हैं हमसे सवाल, जिन्ना का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी ले आइए तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये सवाल उनके तरफ से उठाया जा रहा है और जवाब हमसे मांगा जा रहा है। अगर आप सवाल उठाएंगे डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कहा था, बैंड बाजा आपके घर बजेगा तो शोर वहीं से सुनाई देगा, और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन गलती की होगी उससे सवाल आप पूछे होंगे भारतीय जनता पार्टी। साहब मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं, और उसके बाद नितेंद्र यादव जी के पास जाना चाहता हूं। नितेंद्र यादव जी का भी जानना था, प्रेम कुमार जी का भी जानना था कि भाई आप स्वयं बता दीजिए,
नंबर 1 शत्रु कौन है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान या चीन? क्या कहते हैं सिंह साहब? देखिए, अगर आपके कई ऐसे लोग हों जो आपके साथ शत्रुता का भाव रखते हों, तो उसमें आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि नंबर 1 शत्रु कौन है, नंबर 2 शत्रु कौन है? जो भी आपके खिलाफ शत्रुता के भाव से कार्रवाई करेगा उस समय के लिए वो शत्रु है, और जिस समय दूसरा करेगा उस समय के लिए दूसरा शत्रु है। आप अपने दैनिक जीवन में भी देख लेंगे, आप पहले डिफाइन करके नहीं चलेंगे कि ट्रेन में कौन मेरा शत्रु हो जाएगा और बस में कौन शत्रु हो जाएगा, पड़ोस में रहने तो वाला आज कौन की शत्रु तारीख हो- में सिंह साहब सबसे बड़ा शत्रु कौन है, पाकिस्तान या चीन? परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसलिए पाकिस्तान बड़ा शत्रु है या चीन बड़ा शत्रु है? आज के समय पे कौन है? ये हमसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो आप ही से सवाल है सब। जी जी जी, देखिए, ये तो आप ही तय कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि आप विश्लेषक हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से यही कह सकता हूं, जो शत्रुता का भाव रखेगा हमारे साथ वो शत्रु है। आज भारत के साथ अगर पाकिस्तान शत्रुता का भाव रखा है तो पाकिस्तान शत्रु है, चाइना रखेगा तो चाइना शत्रु है, और बड़े छोटे की कोई बात रखेगा नहीं। तो बात ही नहीं है। आपसे सीधा सवाल है, भाई अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि पाकिस्तान से बड़ा शत्रु चीन है। आपसे सीधा सवाल है सिंह साहब तो नहीं पड़े। कि आपकी निगाह में हिंदुस्तान का बड़ा शत्रु कौन है? तय कर पाए या आपको समय चाहिए? 2-5 दिन बाद तय कर लेंगे कौन बड़ा शत्रु है। अखबार में दिए हुए उस पूरे इंटरव्यू को पढ़िए आप डॉक्टर साहब, देखिए उन्होंने सीधे सीधे क्या कहा है। जी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। जी। आप चाइना की बात करते हैं लेकिन सीधे सीधे कह रहे हैं तो सिंह साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उनका कहना है कि बड़े और छोटे की बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं है। नितेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आप इसके बचाव में? अखिलेश यादव का इंकार है, वो मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं है। वाकई आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। पूरे इंटरव्यू को आप समझिए। जी। पूरे इंटरव्यू को बिल्कुल उन्होंने एक लाइन कही है, उसको कोट किया है कि आपके सीडीएस जो आज हमारे बीच नहीं है, जी। ये उनका बयान था, उसको उन्होंने कोट किया। ये हमारे जो पूर्व के सीडीएस, जो भारत के पहले सीडीएस भी आज हमारे बीच नहीं है, जी, उन्होंने ये बात कही थी कि जी। पाकिस्तान मेरा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, चीन मेरा नंबर 1 दुश्मन है। और इसका उदाहरण आप देखिए, गलवान घाटी अभी अरुणाचल के पास एक बड़ा सा गांव बस गया है जहाँ 700-800 घर बन गए हैं। तो आप देखिए कि भारत के ऊपर अटैक करने की बड़ी तैयारी कौन कर रहा है। जी। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? जी। ये बात जो आपने कही डॉक्टर साहब, ये सिंह साहब 10 तारीख के बाद जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद ये तय करेंगे कि नहीं कौन देश हमारा दुश्मन है। अभी जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव है तब तक पाकिस्तान ही बड़ा दुश्मन रहेगा इनकी नजरों में। ये समय से अपने जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव है तब तक भाजपा की निगाह में पाकिस्तान ही बड़ा दुश्मन रहेगा। पर नितेंद्र जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि भारतीय जनता पार्टी आपको रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश में है, और आप घेरने के लिए इतने तैयार क्यों हैं? जो सूची आपकी जारी हो रही है उसमें तमाम आपराधिक मामलों से जुड़े हुए मुसलमानों को आप टिकट दे रहे हैं, और इसी को केंद्र में ले जाकर भाजपा बात कर रही है कि कुल मिलाकर इनका प्रेम क्या है, अब्बा जान चचा जान पाकिस्तान, इसी पर पूरा चुनाव केंद्रित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। क्या आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा के जाल में फंस रहे हैं आप और फड़फड़ा रहे हैं? नहीं, कतई नहीं हम लोग जाल में फंस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी की यदि किसी तरीके की कोई न लिस्टी होती, वो भी लगातार सार्वजनिक रूप से हम लोग पार्टी की वेबसाइट में डालने का काम कर रहे हैं। कोई भी हीनियस क्राइम का कोई भी बड़ा अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हो सकता है। ये सीधे सीधे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दिया है जी। ये तो हुआ, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। माननीय सिंह साहब से मेरा कहना है कि अपनी बात कैबिनेट उठा करके देख लें। अभी देवमणि त्रिपाठी जी ने एक पूरी पत्र जारी करके दे दी सूची कि एक समाज विशेष के कितने बड़े बड़े अपराधी जिनके ऊपर कितने बड़े बड़े मुकदमे हैं, उनकी सिर्फ सूची आप उठा करके देख लें। और डॉक्टर साहब आपके पास वो सूची आ भी गई होगी और आप इनको पढ़ के नाम भी सुना दें कि एक तरफ से एक समाज जो हमारे मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग हैं
कोई अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, बड़ा अपराधी कौन है ये नाम ये खुद बता सकते हैं जी डॉक्टर साहब? ये सिर्फ एक नया चश्मा लगा करके देखते हैं। जी किसी भी समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति के ऊपर आप छोटा सा फर्जी मुकदमा खुद ही लिखवा देंगे, उसको अपराधी बता देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 100 मुकदमों वाले अपराधी इनको संत नजर आते हैं। यादव जी का कहना है कि हमारे यहाँ पे किसी अपराधी को टिकट नहीं दी जा रही है, सब प्रोपोगंडा है भाजपा का, सब फर्जीवाड़ा है, खुद फर्जी मुकदमे डाल दिए गए हैं, एकदम साफ सुथरे, सर्व से भी ज्यादा धुलाई के साथ में जो चमकदार चेहरे हैं वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदेश फैसला करेगा कि वाकई प्रत्याशी इतने साफ सुथरे हैं। लेकिन मैं वापस कुलभूषण त्रिपाठी जी के पास आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान आपकी पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित करेगा? जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रेम कुमार जी का मानना है कि पाकिस्तान, जिन्ना कहीं ना कहीं चुनाव का मुद्दा बनता है, चुनाव को प्रभावित भी करता है। तकरीबन 19-20% के आसपास मुसलमानों की मौजूदगी है, उनको प्रभावित करने की या उनका भय दिखाकर वोट लेने की कोशिश होती है। क्या पंजाब भी उसी दिशा पे आगे बढ़ रहा है? क्या वहां पर भी पाकिस्तान इतना बड़ा मुद्दा है? हिमांशु जी, प्रेम कुमार जी ने कहा था, उनकी एक बात से मैं पहले असहमति जाहिर करूंगा कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और सपा में ही वोटिंग होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस को वोट दे दें। मैं ये कहूंगा कि चाहे वो पंजाब का चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इस बार आपको एक बदलाव दिखाई देगा कि जनता ये जान चुकी है कि ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसा अभी पहले के वक्तव्य में भी मैंने कहा था कि महंगाई अगर जो है 1000 रुपए का सिलेंडर आज अगर जो बाजार में मिल रहा है 900 रुपए से ऊपर का, तो वो हिंदू को भी मिल रहा है, वो मुसलमान को भी मिल रहा है, वो ब्राह्मण को भी मिल रहा है, वो ठाकुर को भी मिल रहा है, और वो यादव को भी मिल रहा है और दलित को भी मिल रहा है। आप पिछड़े की, दलित की और सवर्ण की और हिंदू की, मुसलमान की राजनीति करते रहिए, लेकिन चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, वो सभी परिवारों के लिए एक जैसा है। हर परिवार आज ये सोच रहा है कि कोरोना की महामारी में जहां इतना बड़ा अकाल सामने आया, इतनी बड़ी समस्या आई, वहां पर सरकार अपने पैसे से अनाज बांट रही है, उसका सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन धन्यवाद मोदी जी का निश्चित तौर पर हम विरोध करते हैं। वो सरकार पैसे अपने पैसे से, सरकार के पैसे से आ रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से नहीं। ठीक है, आप राशन दे रहे हैं, मार्च तक उत्तर प्रदेश में आप राशन बांट रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद की स्थिति क्या होगी उन परिवारों की? वोटिंग होने के बाद फिर वो कैसे कमाएंगे, खाएंगे, उनके आजीविका के क्या साधन होंगे, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? इस समय CMI की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कम 3.5 करोड़ रोजगार की जरूरत है। और आप इससे सहमत होंगे हिमांशु जी कि जो नोटबंदी थी और जो अनियंत्रित GST थी, उसके परिणाम स्वरूप देश का जो अर्थव्यवस्था का ढांचा था वो पूरी तरह से लड़खड़ा गया। 2014 में हम हंगर इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में जहां पर थे, आज ठीक वहां से 2 गुने नीचे गिर गए हैं। ये तो स्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की। जो भी मुद्दे ये लेकर आए थे 2014 में, महंगाई बड़ा मुद्दा था जिस पर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ये समझ रहे थे कि देश की GDP और इकोनॉमी के लिए यही स्थिति ठीक है। आज महंगाई उससे चरम पर पहुंच गई है। अगर जो नमक की भी बात करें तो 5 रुपए का 1 किलो मिलने वाला नमक आज 20 रुपया किलो मिल रहा है, लेकिन गेहूं की कीमत अभी भी वही है जो 11 रुपए से 15 रुपए थी। हम 2014 से 2022 तक की बात कर रहे हैं। तो दरअसल एसएन सिंह साहब की पार्टी इन सब मुद्दों पर घिर जाएगी। समाजवादी पार्टी ऐसा कोई विकल्प लेकर आ नहीं सकती कि उसकी अर्थनीति क्या है, रक्षा नीति क्या है, बस उन्हें एक मुद्दा उछालना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस समय देख के भी ये लग रहा है कि एक दूसरे को वॉक ओवर दिया जा रहा है, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, क्योंकि वोट तो हम ही को एक दूसरे को मिलना है, कोई तीसरा तो आ नहीं जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी के रूप में ही साबित होगी 10 मार्च को। इस बार जनता निश्चित तौर पर मुद्दे की बात कर रही है, और मुद्दे में चाहे जो मुद्दे चन्नी साहब पंजाब में रख रहे हैं, चाहे प्रियंका जी ने अपनी प्रतिज्ञा के माध्यम से, हमने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, तो हमने M22 समीकरण को नया रूप दे दिया। M फॉर महिला, Y फॉर युवा।
हमने महिलाओं के लिए पहले अपना शक्ति विधान जारी किया, फिर युवाओं के लिए हमने अपना भर्ती विधान जारी किया। हमारा एमवाई महिला और युवा पर चलेगा। तीसरा हमारा फैक्टर किसान होगा। हम शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करेंगे पूरे चुनाव भर और उसी पर वोट लेंगे। मेरी जानने में दिलचस्पी है डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, आपने कहा एमवाई फैक्टर, मुस्लिम यादव समीकरण। कांग्रेस ने पिछले 3 दशक 4 दशक मुस्लिम परस्त पार्टी के आक्षेप झेले हैं, नतीजे में पहुंच गए कि मुसलमानों के चक्कर में पड़ना नहीं है, इसलिए किनारा कर लिए हैं। और भाजपा ने भी मान लिया अब आपका मुसलमानों से वैसा अनुराग नहीं रहा, जो भी मामला है समाजवादियों के साथ ही है, इसलिए ऐसा समीकरण है। नहीं, बिल्कुल भी हिमांशु जी, मैं इस आपके कथन से असहमत हूं। कांग्रेस ने कभी नहीं, मेरा कथन नहीं है, मेरा सवाल है। नहीं, किसी के लिए ऐसा काम नहीं किया और मैं इसी सवाल पे कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश की जनता के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी अभी भी गांधी के उसी जंतर पर चलती है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को ही हमें नीति के केंद्र में रखना है। हमारी कांग्रेस मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी। आपके सम्माननीय नेता 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का कथन था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री का यह बयान है, ये आपकी नीति रही है, ये आपकी रीति रही है। कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के आधार पर अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा को हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत रखा है। अगर जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो दोनों अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। चूंकि किसी भी एक समतावादी समाज का सिद्धांत होता है कि जो पिछड़े हैं उनको हमें बराबरी का मौका देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों की बात कही गई है और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इस बात की अवधारणा देता है कि जो समाज में पीछे छूटे हैं, जो किसी कारण से न्याय नहीं पाए, उनको बराबर का प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, मदद देनी पड़ेगी। तो एक बहुसंख्यक समाज की तुलना में हमें अल्पसंख्यकों के मन के डर को दूर करने के लिए उनके हितों के लिए प्रयास करना होगा। यह भारतीय संविधान के आधार। माननीय डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 मई 1949 को कहा था कि सब यह भूल जाएं कि देश में कोई अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, भारत में एक ही समुदाय है, भारतीय। आपके सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी इस बात को भूल गए और ये बयान दे बैठे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने खुद अपने हाथों से बहुसंख्यकों का विश्वास खो दिया, जिसके चलते एसएन सिंह साहब की गिनती में भी अब आप नहीं रह रहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? यह गलतफहमी एसएन सिंह साहब की होगी, लेकिन हम अभी भी गिनती में हैं। अल्पसंख्यक का जो आधार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है और वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए भी संविधान सभा ने तय किया कि धर्म और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक तय होंगे। अल्पसंख्यक का आधार अभी भी देश में, और उनका पहला, और संसाधनों पर पहला हक भी उनका ही रहेगा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अल्पसंख्यकों को अपने हित की रक्षा के लिए, उनके मन में कोई भय का वातावरण न पैदा हो, इसके लिए उनको यह विश्वास दिलाया जाएगा कि भारत हमेशा से उसी परंपरा पर चलता है कि हम जो कमजोर है उसे पहले रोटी खिलाएंगे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को हम पहले आगे लाएंगे। गांधी किसी विचार पर हमेशा कांग्रेस आगे बढ़ेगी। इसी विचार में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव किस विचार पर आगे जाएगा ये जानने में मेरी प्रेम कुमार जी से दिलचस्पी है। प्रेम कुमार जी, कुलभूषण जी को बड़ा खराब लग रहा है, आप उन्हें किसी गिनती में नहीं गिन रहे। इतनी मेहनत, इतने परिश्रम, इतने पराक्रम के बाद, प्रियंका जी की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी आपको केवल समाजवादी पार्टी और भाजपा दिखाई दे रही है। जाति नहीं कर रहे आप देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ। देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि कुछ समय पहले तक तो आप भी दिग्विजय सिंह के तमाम बयान लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बात किया करते थे। तो उस समय तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति इसलिए भिन्न है कि वास्तव में मुकाबला एसपी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस तो लड़ रही है और अब कोशिश कर रही है कि हम अपनी जगह बनाएं। 6% वाली पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो हम जाहिर है कि उस हिसाब से ही हम समीक्षा भी करते हैं और बातों को देखते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है त्रिपाठी जी, तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मेरा इरादा उनको बुरा लगाने का नहीं है। मैं तो एक
तटस्थ होने की कोशिश कर रहा हूं और एक बात रख रहा हूं। अब मैं एक दो बात आपकी इजाजत हो, एहसन सिंह साहब पहले बोल रहे थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई ऐसी बात कोई गिनाए सरकार के बारे में कि जो उनके ऊपर सवाल पैदा करते हो, राष्ट्रवाद के संदर्भ में, दूसरे तमाम संदर्भ में। मैं 2-3 बात गिनाना चाहता हूं एहसन सिंह साहब जी। देखिए, तिब्बत को चीन का हिस्सा किसने माना जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने माना जी। हमने थोड़ी देर पहले कहा पाकिस्तान को क्यों किसने बुलाया कि आओ हमारे देश में जांच करो? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बुलाया। हम ये कहते हैं कि वो अजहर मसूद को अफगानिस्तान में ले जाकर के प्लेन में किसने छोड़ा? विदेश मंत्री थे उस समय जसवंत सिंह जी, और उसके बाद आतंकवाद का एक नया युग शुरू हो गया। ये 2-3 उदाहरण आपके सामने, जिसका जवाब जो है हमेशा देना मुश्किल रहेगा। जब कभी आप बताइए, न कोई घर में घुसा है न कोई घर में घुसा हुआ है, ये बयान क्या पाकिस्तान में सुर्खियां नहीं बनी थी? आप कहते हैं कि विपक्ष जब बोलता है तो उनके बयान पाकिस्तान या दूसरे देशों में सुर्खियां बनती है। सुर्खियां तो बनी थी, न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है। चीन में भी बनी थी सुर्खियां, उन लोगों ने भी ट्वीट किया था और तमाम पूरी दुनिया में बनी थी। तो ये सारे इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि आप पर उंगलियां नहीं उठी हैं। तो लेकिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप चुनौती दे रहे थे कि हमारे ऊपर कोई बात उठा कर देखे, तो ये है सवाल। अब मैं फिर से आपसे इजाजत लेकर वापस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो निश्चित रूप से अभी और आने वाले समय में हिंदू और मुसलमान होंगे, पाकिस्तान भी होंगे, ये तय है, क्योंकि हर बार होता रहा। आप कपड़ों और पहनावे से भी लोगों को पहचानेंगे। आप जिन लोगों पर 21 युवकों को गोलियां, एक समुदाय के लोगों को गोलियां चलाकर मार देते हैं, उसकी जांच भी नहीं करवाएंगे। लखीमपुर की खीरी का भी मसला उठेगा जहां खालिस्तानी बोलते हैं, और वो कैराना का भी मसला उठेगा, पलायन का भी मसला उठेगा, निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर का भी, सहारनपुर जैसे घटनाओं का भी मसला उठेगा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है भावनात्मक रूप से इधर 80 और 20 का खेल हो सकता है, इसलिए ये मुद्दे उठेंगे। लेकिन अगर 80 और 20 से हट करके वास्तव में उन मुद्दों पर चुनाव हो जो कि चर्चा हो रही कि महंगाई का मुद्दा हो, या फिर हम जोड़ेंगे उसमें कि कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कतें हुई उसका मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुद्दे बोलेंगे नहीं। मेरा मानना है, मैं भी घूम रहा हूं उत्तर प्रदेश में, मैं देख रहा हूं कि जनता में ये मुद्दे हैं, और चुनाव नतीजे बताएंगे कि ये मुद्दे ही अंतिम रूप से चुनाव नतीजे तय करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रेम कुमार जी की। उनका कहना है कि ये मुद्दे हैं जिसमें महंगाई है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें किसानों की तकलीफें हैं, महिलाओं से जुड़े हुए अधिकार हैं, ये भी मुद्दे जनता के बीच में हैं। और प्रेम कुमार जी जैसे सुधी पत्रकार को उम्मीद है कि जब नतीजे आएंगे तो फैसले इनके आधार पर आएंगे। प्रेम कुमार जी आशावादी हैं, इसलिए उनके आशाओं पर भरोसा कर लेते हैं। पर देश का अतीत ये बताता है कि जब हिंदू मुसलमान होता है तो बाकी सब कुछ बहुत गौण रह जाता है। वर्तमान में चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान को भी मुद्दा बनाने पर आमादा हैं। वो कल के कांग्रेसी और आज के अतीत में कांग्रेसी रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उत्तर प्रदेश से सबक लेकर पंजाब में ऐसा कुछ कर गुजरने की तैयारी में। क्या वाकई इन राजनेताओं की ये कोशिश सफल होगी, या प्रेम कुमार जी जैसे सुधी पत्रकार की उम्मीद है कि नहीं, जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर ही फैसला होगा, वह सही साबित होगा। फैसले के लिए तो 10 मार्च का इंतजार करना होगा, लेकिन यह विषय अभी थमने वाला नहीं है। यह सिलसिला चलेगा क्योंकि राजनीतिक दलों को इसमें अपना फायदा दिखाई दे रहा है। तो यह सिलसिला जिस दिन प्रेम कुमार जी का कहा घटित होगा उसके बाद ही रुकेगा। इस चुनाव में ऐसा रुक पाएगा, दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की बातें इस चुनाव के दौरान हो रही हैं, प्रदेश के चुनाव है, बात हम भारत पाकिस्तान की कर रहे हैं, निराशा होती है। और ऐसी निराशा में ही एक शेर हमें मिलता है जो ये कहता है कि सियासी पेड़ हैं, बरसों से फल नहीं आए। सियासी पेड़ हैं, बरसों से फल नहीं आए। इधर तो मसले आए हैं, हल नहीं आए। इसहाक असर ने अपनी निराशा को
अपनी बेबसी को, अपनी वेदना को इस शेर में व्यक्त किया। और ये जो व्यक्त किया है ये इस देश के राजनेताओं के लिए विचार का कारण होना चाहिए कि क्यों एक शायर उनके संदर्भ में ये लिखने के लिए मजबूर हुआ और उसका लिखा हुआ हर शख्स के जहन में मंजूर हुआ। विचार करे राजनेता। और इस बीच में मुझे दीजिए अब इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।